जैसे जैसे नोलान शान द्वारा भेजे गए 2 यूनिवर्स लेवल के पावर हाउस पृथ्वी के करीब पहुंच रहे हैं, ग्रह की रक्षा की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही है। क्या आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि लो फेंग विदेशी आक्रमणकारियों से पृथ्वी को बचाने और इसे एक दास ग्रह बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे, विशेषकर जब शक्ति में इतना बड़ा अंतर है। आज मैं आपको एक झलक देना चाहता हूं और 4 तैयारियों के बारे में बताना चाहता हूं जो लो फेंग ने देवेन और बाई कालुओं का सामना करने के लिए की हैं। पहला, D5 ग्रेड रेलगन। यह रेलगन मिंग यू द्वारा लो फेंग को उपहार में दिया गया था। इस स्तर पर यह डोमेन मास्टर के 5वें स्तर से नीचे के योद्धाओं को तुरंत मार सकता है। यह नोलान शान के D3 ग्रेड स्पेसशिप को नष्ट करने के लिए एकदम सही है। दुर्भाग्यवश इसका एक घातक दोष है, यह कहीं भी कभी भी हमले नहीं कर सकता क्योंकि इसे अपनी ऊर्जा स्टार्टअप को पूरा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इसलिए यह केवल लंबे दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त है जब प्रतिद्वंद्वी अप्रस्तुत हो। अन्यथा न केवल हमला विफल हो सकता है बल्कि लो फेंग को भी पलटवार का सामना करना पड़ सकता है। सौभाग्य से D5 ग्रेड रेलगन एक प्रतिबंधित हथियार है जिसकी इतनी उच्च कीमत है कि बहुत से लोग इसे वहन नहीं कर सकते। इसलिए नोलान शान कभी नहीं सोचेंगे कि एक साधारण स्टार लेवल का जूनियर ऐसा हथियार रख सकता है जिसे एक विश्व मास्टर भी खरीदने से हिचकिचाएगा। यह लो फेंग को नोलान शान के स्पेसशिप को सफलतापूर्वक नष्ट करने की अनुमति देता है। बिना स्पेसशिप के देवेन और बाई कालुओं अपनी वर्तमान यूनिवर्स लेवल की गति से पृथ्वी की ओर बहुत धीमे गति से यात्रा करेंगे। दूसरा, 10,000 तलवार आत्मा मोहर के साथ प्रशिक्षण। आत्मा अंकन तकनीक कुछ है जो बाप्ता ने लो फेंग को प्रशिक्षित करने के लिए जोर दिया था। कारण यह है कि ब्रह्मांड में साहसिक यात्रा करते समय वफादार और भरोसेमंद साथी अनिवार्य हैं। हालांकि मानव हृदय को समझना मुश्किल है और केवल आत्मा दासों के माध्यम से शाश्वत वफादारी सुनिश्चित की जा सकती है। 10,000 तलवार आत्मा मोहर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पूरी तरह से समझकर ही आत्मा अंकन तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से लो फेंग के मानव क्लोन की मानसिक शक्ति अम्पलीट्यूड अंकन आत्मा मोहर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए लो फेंग का प्राथमिक कार्य अपने गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की शक्ति को बढ़ाना है। तीसरा, गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को यूनिवर्स लेवल तक बढ़ाना। आंतरिक दुनिया में प्राप्त कई खजानों के कारण सभी खजानों को बेचने के बाद लो फेंग के हाथों में फंडसयायन बो द्वारा छोड़ी गई पहली खाते की राशि के लाखों गुना से अधिक हैं। निस्संदेह गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट लो फेंग की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। इसलिए गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को उन्नत करना सबसे अच्छा विकल्प है। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन कहानी की सेटिंग में ब्रह्मांड में कई जीवों को अपने स्तर और क्षेत्रों में सुधार करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करने और कानूनों की निरंतर समझ बढ़ाने पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट अपने शीर्ष रक्तरंजित के साथ धातुओं को निगलने से विकसित हो सकता है। भले ही यह मेहनत से प्रशिक्षण न करे, यह लंबे समय में विश्व मास्टर स्तर तक बढ़ सकता है। चूंकि लो फेंग को प्रशिक्षण के लिए फंड्स की कमी नहीं है, वह गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के विकास को तेज करने के लिए सबसे अच्छे धातु संयोजनों को खरीद सकते हैं। इस प्रकार केवल 20 महीनों में गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट यूनिवर्स लेवल 6 तक पहुंच गया। लो फेंग ने अपनी शीर्ष रक्तरंजित लाभ के कारण आलसी नहीं किया बल्कि और भी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। परिणामस्वरूप यह यूनिवर्स लेवल 6 गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट उन्नत गुप्त तकनीकों के साथ यूनिवर्स लेवल 9 योद्धाओं को मार सकता है। अंत में यूनिवर्स लेवल 9 का दास खरीदना। पूर्वावलोकन में लो फेंग ने उल्लेख किया कि उनके पास एक योजना है। मेरा मानना है कि इसमें एक दास की खरीद की सलाह शामिल है। ग्रह युन्मों की विरासत रखने वाले के रूप में लो फेंग की आत्मा गुप्त तकनीकों में क्षमताएं अब होंग और ले शेन के लिए कोई रहस्य नहीं है। इसलिए वह आत्मा अंकन तकनीक का खुलेआम उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक के साथ यूनिवर्स लेवल 9 के दास की खरीद पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है और होंग और ले शेन की चिंताओं को कम कर सकता है। क्या आप मेरी तरह अनुमान लगाते हैं कि उत्पादन 3 नए पात्र जोड़ने की योजना नहीं बना सकती है? अन्यथा लॉट जहां आओगु जीवन धमकी देने वाले दबाव में यूनिवर्स लेवल तक पहुंचने के लिए खुद को मजबूर करता है, थोड़ी अतिरेक लगती है। जो लोग टिप्पणियों का पालन करते हैं उन्होंने पिछले एपिसोड के प्लॉट के बारे में काफी बहस देखी होगी। कुछ लोग उत्पादन टीम के बदलावों से असंतुष्ट थे, जैसे आओगु को अधिक दृश्य देने और लो फेंग को सही ढंग से विकसित नहीं करना। हालांकि मेरे पास एक अलग दृष्टिकोण है और मैं परिवर्तनों में गुण देखता हूं। उन लोगों के लिए बेहतर समझाने के लिए जिन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा है, मुझे संक्षेप में इसे वर्णन करने दें। उपन्यास में लो फेंग और उनकी टीम आभासी ब्रह्मांड के माध्यम से विशाल कुल्हाड़ी डोजो में जीवन मृत्यु लड़ाइयों को देखते हैं। योद्धा 2 यूनिवर्स लेवल पावर हाउस हैं जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1000 जीवन मृत्यु लड़ाइयों को जीवित रहना पड़ता है। इसलिए भले ही आओगु शामिल न हो, अगर उत्पादन टीम ने इस प्लॉट लाइन को हटा दिया तो विशाल कुल्हाड़ी डोजो में अभी भी लड़ाइयां होती। जहां तक इसे बदलकर आओगु के साथ एक स्टार लेवल लड़ाई के रूप में क्यों किया गया, उत्पादन टीम की मंशा समझ में आती है।
एक पात्र जो लुओ फेंग की रक्षा के लिए निडरता से मौत का सामना करता है, आओगु की लुओ फेंग के प्रति वफादारी को दिखाता है। आखिरकार एक सच्चे वफादार यूनिवर्स लेवल पावर हाउस के साथ पृथ्वी की रक्षा करना अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाता है, नोलान शान के खतरे को छोड़कर। यह उत्पादन टीम को भविष्य के प्लॉट में लुओ फेंग को लंबे समय तक प्रशिक्षण और साहसिक कार्य के लिए पृथ्वी छोड़ने की अनुमति देने के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। मेरे लिए जो एकमात्र बात अचानक लगी वह गैकी को एक प्रतिभा के रूप में चित्रित करना था। कारण यह है कि स्टार लेवल के योद्धा जो प्रतिभाएं माने जाते हैं, उन्हें आमतौर पर बड़े बलों द्वारा भर्ती या प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें कुछ सुरक्षा भी दी जाती है। वे स्टार लेवल के योद्धाओं को उच्च मृत्यु दर वाली गतिविधियों में भाग लेने का जोखिम नहीं उठाने देंगे। सौभाग्यवश केवल यह उल्लेख किया गया था कि गैकी के पास एक डोमेन है, बिना यह बताए कि डोमेन का स्तर क्या है। अगर गैकी के पास 9वें स्तर का डोमेन होता और वह मौलिक कानूनों की समझ शुरू कर चुका होता, तो विशाल कुल्हाड़ी डोजो में प्रकट होना तर्कहीन होता। उनके पास अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए बेहतर मंच होते, जैसे ऑल यूनिवर्स स्टार लेवल प्रतिभा प्रतियोगिता। इसके अलावा एक स्टार लेवल 9 योद्धा जो मूल कानूनों को समझना शुरू कर चुका है, यूनिवर्स लेवल 1 योद्धा को मार सकता है। यदि ऐसा होता तो आओगु मरने वाला होता। प्लॉट पर लौटते हुए, मानते हुए कि उत्पादन टीम नए पात्र जोड़ने की योजना नहीं बना रही है, चूंकि लुओ फेंग ने अभी टाई नन्हे और आओगु को उनके दास चिप्स से मुक्त किया है, अगर वह एक नया दास खरीदते हैं तो यह विरोधाभासी लगेगा। उपन्यास की सेटिंग के अनुसार ब्रह्मांड में यदि पर्याप्त धन है तो पहले स्तर से 9वें स्तर तक योद्धा को तेजी से बढ़ाने के लिए कई विधियां हैं, जैसे जीवन का पूल। हालांकि यह विधि यूनिवर्स लेवल दास खरीदने की तुलना में कहीं अधिक महंगी है। बेशक अगर उत्पादन टीम गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की शक्ति को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करना चाहती है बिना नए पात्र जोड़ने के, तो वह भी संभव है। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।